वेलकम टू द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम अलग अलग नजरियों से विचारों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। देखिए, जब हम किसी शारीरिक चोट की बात करते हैं तो सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। मतलब मान लीजिए हड्डी टूटती है तो आप सीधे एक्सरे करवाते हैं और डॉक्टर आपको एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद रेखा दिखाकर कहता है, देखिए ये रही समस्या। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सीधा होता है ना। ये सीधा है और ये हमें एक अजीब सी तसल्ली भी देता है कि हमें पता है दिक्कत कहाँ है। लेकिन जब बात हमारे दिमाग को फिर से तार तार करने की आती है, मतलब अपनी मानसिकता और अपनी पहचान को पूरी तरह बदलने की, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हमारे पास ये देखने का कोई साधन ही नहीं है कि हमारे विचार कहाँ उलझे हुए हैं या हमारी आदतें हमें कहाँ पीछे खींच रही हैं। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो सच कहूं तो पूरी तरह से धुंधला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मानसिक और संज्ञानात्मक उलझन का सबसे सटीक उदाहरण है। मेरा मतलब है, जब दिमाग की बात आती है तो हम अक्सर सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं, लेकिन असल बीमारी तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम उसे देख ही नहीं सकते। सही बात है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। आज हम बुल मैट्रिक्स द्वारा रचित रिक्लेमिंग द माइंड 10 हैबिट्स टू रीवायर योर लाइफ के विचारों पर मंथन कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री। हाँ, बहुत ही गहरी। और ये सामग्री एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाती है कि मानसिकता और पहचान को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका वास्तव में क्या है। क्या ये बाहर से अंदर यानी आउटसाइड इन काम करता है, मतलब शारीरिक कार्यों, कठोर आदतों और खुद को असुविधा में धकेलने के माध्यम से, या फिर ये अंदर से बाहर यानी इनसाइड आउट काम करता है, जैसे कि संज्ञानात्मक स्पष्टता, आत्म जागरूकता और अपनी सीमाओं को पहचानने के माध्यम से। बिल्कुल, यही आज का मुख्य सवाल है। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत इस स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ करूंगी कि सीधे और सुसंगत शारीरिक कार्य ही मस्तिष्क के तंत्रिका पथ, जिन्हें हम न्यूरल पाथवेज कहते हैं, उनको फिर से लिखते हैं। मैं ये मानती हूं कि क्रिया ही वो भाषा है जिसे हमारा दिमाग समझता है। अच्छा, और मैं इसका विरोध करते हुए ये तर्क दूंगा कि बिना आंतरिक स्पष्टता और अपने फोकस की रक्षा किए कोई भी बाहरी या शारीरिक कार्य कभी टिकाऊ हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है कि जागरूकता के बिना की गई क्रिया केवल एक दिशाहीन संघर्ष है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। स्रोत सामग्री का एक बहुत ही स्पष्ट मुख्य आधार है जिसे मैं पूरी तरह से मानती हूँ। वो कहती हैं, संरचना ही वो चीज़ है जो आपको बदलती है। अब श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि मानसिकता बदलना इतना भारी क्यों लगता है। हाँ, क्योंकि हम लूप्स में फंसे हैं। बिल्कुल, इसका कारण यही है कि हम पुराने लूप्स में फंसे होते हैं। हम सुबह थके हुए जागते हैं, अनजाने में अपना फोन उठाते हैं और हमारा दिमाग स्वतः ही ऑटो पायलट पर चला जाता है। सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि आपका जीवन उसी क्षण बदल जाता है जब आपकी आदतें बदलती हैं, तब नहीं जब आप प्रेरित महसूस करते हैं। हाँ, प्रेरणा तो बस एक भावना है ना। और भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं। आप केवल निर्णय लेने या कुर्सी पर आराम से बैठकर अच्छा सोचने से तंत्रिका पथ नहीं बदल सकते। रोजाना अपने शरीर को हिलाने, जानबूझकर असुविधा चुनने और अधूरे काम पूरे करने जैसे प्रत्यक्ष कार्यों से ही मस्तिष्क को नए निर्देश मिलते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर से ही शुरुआत करनी होगी। देखिए, मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। ये सच है कि आदतें महत्वपूर्ण हैं, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये आदतें केवल सतह पर काम करती हैं यदि आपकी आंतरिक नींव कमजोर हो। सामग्री में एक बहुत ही गहरी पंक्ति है जो मुझे बहुत पसंद आई। कौन सी? ज्यादातर लोगों में अनुशासन की कमी नहीं होती, उनमें स्पष्टता की कमी होती है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब, आप अपने शरीर को कितनी भी बार हिला लें, आप कितनी भी कठोर दिनचर्या अपना लें, यदि आप ये नहीं जानते कि आप किस चीज से भाग रहे हैं, तो आप केवल एक हसल कल्चर के शिकार हो रहे हैं। लेकिन हसल कल्चर और सही आदत बनाने में फर्क है। हाँ, लेकिन फोकस की रक्षा करना और अपनी ऊर्जा चूसने वाली चीजों को अपनी जिंदगी से काटना ही वो असली ढांचा है जो बदलाव लाता है। आप एक दलदल पर आदतों की गगनचुंबी इमारत नहीं खड़ी कर सकते। पहले आपको वो जमीन ठोस करनी होगी, और वो सिर्फ स्पष्टता से आती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं।
लेकिन मुझे आपको एक अलग नजरिया देने दीजिए। अध्याय 3 में रोजाना एक कठिन काम करने का जो सिद्धांत है वो कोई सतही बात नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारी पहचान को बदलता है। जैसे कि 30 सेकंड के लिए ठंडे पानी से नहाना या अलार्म बजते ही बिना स्नूज किए बिस्तर से उठ जाना। अब श्रोताओं को लग सकता है कि ये सिर्फ खुद को सजा देना है ना? मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लगता है, सच कहूं तो। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान देखिए। जब आप ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हैं तो आपके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। आपका दिमाग चिल्लाता है तुरंत बाहर निकलो, लेकिन आप रुकते हैं। हाँ, जब आप वहां रुकते हैं तो आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ये सिखा रहे होते हैं कि वो आपके आदिम मस्तिष्क के डर को कैसे नियंत्रित करे। ये शारीरिक क्रिया आपके दिमाग में डोपामीन और एड्रेनलिन का स्तर बढ़ाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये आपके दिमाग को ये ठोस डेटा देती है कि मैं नाजुक नहीं हूं, मैं सक्षम हूं। सामग्री के अनुसार असुविधा खतरा नहीं है, असुविधा डेटा है। डेटा है। बिल्कुल, ये बाहरी क्रिया ही है जो आंतरिक विश्वास को जन्म देती है। आप सिर्फ कुर्सी पर बैठकर सोचकर निडर नहीं बन सकते, आपको निडरता का भौतिक अभ्यास करना पड़ता है। आपकी बात में दम है, मैं मानूंगा, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि बिना आत्मजागरूकता के ये तथाकथित कठिन काम केवल खुद को प्रताड़ित करना बन सकता है, या शायद अपने असली मुद्दों से भागना? असली मुद्दों से भागना कैसे? मैं अध्याय 7 की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह ठंडे पानी से नहा रहा है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी गहरी भावनात्मक समस्याओं या अपने करियर के असंतोष का सामना नहीं करना चाहता, तो वो ठंडा पानी एक समाधान नहीं है, वो एक विकर्षण है। मुझे लगता है आप इसे थोड़ा ज्यादा ही निराशाजनक तरीके से देख रहे हैं। नहीं, सुनिए, जर्नलिंग और खुद को समझने का जो सिद्धांत सामग्री में है वो यही तो समझाता है। लेखक स्पष्ट रूप से 3 प्रश्न पूछने को कहता है। मैं किस चीज से बच रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या छोड़ना है। हाँ, वे 3 प्रश्न। बिल्कुल। जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं देते तो आपका दिमाग लगातार रूमिनेशन यानी उन्हीं नकारात्मक विचारों में गोल गोल घूमता रहता है। विचारों को कागज पर उतारने का मैकेनिज्म यह है कि आप अपनी चिंताओं को अपनी वर्किंग मेमोरी या जिसे हम रैम कह सकते हैं वहां से निकालकर एक हार्ड ड्राइव पर रख रहे हैं। यह आपके एमिगडाला को शांत करता है। जब तक आप कागज पर अपने राक्षसों का सामना नहीं करते, तब तक जिम में भारी वजन उठाना या ठंडे पानी से नहाना बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। वो एक दिलचस्प बिंदु है। हालांकि मैं इसे थोड़े अलग तरीके से पेश करूंगी। आप कह रहे हैं कि पहले जागरूकता आनी चाहिए, है ना? आपको कागज पर सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन क्या हम इंसान इतने तार्किक प्राणी हैं? मतलब सोचिए, जब हम भारी तनाव में होते हैं, थके हुए होते हैं या मानसिक रूप से बहुत धुंधला महसूस कर रहे होते हैं, तो क्या केवल एक डायरी लेकर बैठना और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करना हमेशा संभव होता है? ज्यादातर बार नहीं। मुश्किल तो है। इसीलिए मैं अध्याय 6 पर आती हूँ। सामग्री 5 मिनट के नियम की बात करती है, जो इसी समस्या का सटीक समाधान है। हमारा शरीर और दिमाग अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। जब आप मानसिक रूप से बिल्कुल जमे हुए या फ्रोजन महसूस करते हैं, तो बस 5 मिनट के लिए अपने शरीर को हिलाना, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, चाहे वो तेज चलना हो, स्ट्रेच करना हो या साधारण व्यायाम हो। ये आपके तंत्रिका तंत्र को फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर निकालता है। आपके रक्त प्रवाह में बदलाव आता है और आपका शरीर आपके दिमाग को ये संकेत देता है कि हम खतरे में नहीं हैं, हम विकास कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, ऊर्जा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है या जिसका आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि आपको पूरी मानसिक स्पष्टता न मिल जाए। ऊर्जा वो चीज है जिसे आप उत्पन्न करते हैं, जेनरेट करते हैं। क्रिया से ऊर्जा बनती है और फिर उस ऊर्जा से जागरूकता आती है। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरे, क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं क्यों। आप ऊर्जा उत्पन्न करने की बात कर रही हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अध्याय 9 पर गौर करें। अगर उस ऊर्जा को सहेजने के लिए कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है, तो वो ऊर्जा मिनटों में नष्ट हो जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि वो थक गए हैं क्योंकि वो बहुत अधिक काम कर रहे हैं। सामग्री इस मिथक को तोड़ती है। हाँ,
वो हिस्सा मुझे याद है। हम थके हुए इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सहन करते हैं। आपका सहन करने से क्या मतलब है यहाँ? मेरा मतलब है उन चीज़ों से जो हमारी ऊर्जा को अदृश्य रूप से सोख रही हैं। आइए एक आधुनिक एनालॉजी का उपयोग करते हैं। पुराने ज़माने में लोग लीकी बकेट यानी छेद वाली बाल्टी का उदाहरण देते थे, लेकिन आज इसे एक स्मार्टफोन की तरह समझें। स्मार्टफोन, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आपके फ़ोन में पीछे 50 बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हैं, जिनमें कुछ बहुत ही भारी ऐप्स हैं। आप अपने फ़ोन को एक फास्ट चार्जर यानी जो आपका 5 मिनट का स्ट्रेचिंग नियम है, उससे जोड़ देते हैं। थोड़ी देर के लिए बैटरी 10% बढ़ भी जाएगी, लेकिन जैसे ही आप चार्जर हटाएंगी, वे बैकग्राउंड ऐप्स उस बैटरी को तुरंत चूस लेंगे। तो हमारी जिंदगी में ये बैकग्राउंड ऐप्स क्या हैं? विषैले ग्रुप चैट, बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, डिजिटल शोर और ऐसे रिश्ते या काम जिन्हें हम ना नहीं कह पाते। जब सामग्री कहती है कि उस चीज को काटें जो आपकी ऊर्जा को सोखती है, तो वो इन बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स स्टॉप करने की बात कर रही है। सीमाएं तय करना सबसे प्राथमिक है। जब तक आप अपने मानसिक स्पेस की रक्षा नहीं करते, तब तक 5 मिनट की स्ट्रेचिंग या कोई भी शारीरिक क्रिया आपकी थकावट का इलाज नहीं कर सकती। ये बैकग्राउंड ऐप्स वाली बात वाकई सोचने लायक है। मैं सहमत हूँ कि ऊर्जा का संरक्षण महत्वपूर्ण है और उन ऐप्स को बंद करना जरूरी है। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना यानी अपने जीवन से फालतू चीजों को काटना भी अपने आप में एक पूर्णता या एक्शन का कार्य है? एक हद तक हाँ। और यही बात हमें अध्याय 4 और 5 के उन सिद्धांतों की ओर ले जाती है जो फिनिशिंग या कार्यों को पूरा करने पर जोर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास बड़ी बड़ी उपलब्धियों से आता है, जैसे कि प्रमोशन मिलना या कोई अवार्ड जीतना। लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा सच उजागर करती है कि आत्मविश्वास उपलब्धि से पैदा नहीं होता, ये पूर्णता से, कंप्लीशन से पैदा होता है। आप पूर्णता को थोड़ा और समझा सकती हैं, क्योंकि लोग तो रोज ही अपने काम पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं। हम सभी टू डू लिस्ट बनाते हैं, है ना? हाँ, हर रोज। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आपको बस याद दिलाता है कि आप कितने पीछे हैं। ये अंतहीन है। सामग्री इसके बजाय फिनिश लिस्ट बनाने का सुझाव देती है। फिनिश लिस्ट? हाँ, केवल 2 या 3 चीजें जिन्हें आप आज हर हाल में खत्म करेंगे। जब आप भागने के रास्ते बंद कर देते हैं, जैसे अपने कंप्यूटर पर खुले हुए 20 एक्स्ट्रा ब्राउज़र टैब्स बंद करना, और एक काम को शुरू से अंत तक खत्म करते हैं, तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, आप अपने मस्तिष्क के साथ एक मनोवैज्ञानिक समझौता कर रहे होते हैं। आप खुद पर भरोसा जता रहे होते हैं। एकदम सही। आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि मैं अपनी बात रखती हूँ। मनोविज्ञान में इसे ज़ीगार्निक प्रभाव, ज़ीगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। अधूरे काम हमारे दिमाग पर एक संज्ञानात्मक भार, एक कॉग्निटिव लोड डालते हैं। जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो ये भार हट जाता है। जब आप कम उपभोग करते हैं और अधिक निर्माण करते हैं तो आपकी पहचान भीतर से बदल जाती है, क्योंकि आपने कुछ ठोस किया है। ये बाहरी निष्पादन ही आपके आत्मसम्मान का निर्माण करता है। ओह, आप निष्पादन और फिनिश लिस्ट के इस मनोवैज्ञानिक लाभ पर जो जोर दे रही हैं, वो सिद्धांत रूप में बहुत सही है। लेकिन हम फिर से उसी जाल में फंस रहे हैं। निष्पादन किसी निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं होता। आप कह रही हैं कि 20 ब्राउज़र टैब्स बंद कर दो और फोकस करो। लेकिन क्या फोकस कोई ऐसी चीज है जिसे आप बस एक बटन दबाकर चालू कर सकते हैं? तो आपके हिसाब से फोकस क्या है? फोकस एक सीमा है, एक बाउंड्री है। और अध्याय 1 और 2 यही कहते हैं कि यदि हम अपनी सुबह की शुरुआत गलत करते हैं तो वो सीमा कभी बन ही नहीं पाती। तो आपके अनुसार एक सही शुरुआत क्या होनी चाहिए? सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से इरादे के साथ सुबह की शुरुआत करने और फोकस की रक्षा करने की बात करती है। अगर आप जागने के पहले 20 मिनट के भीतर अपना फोन उठाते हैं और दुनिया की खबरें, ईमेल या इंस्टाग्राम देखने लगते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, और उससे भी बुला, आप अपने दिमाग के डोपामाइन बेसलाइन को दिन की शुरुआत में ही बिगाड़ रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क को एक प्रतिक्रियाशील, एक रिएक्टिव स्थिति में डाल रहे हैं, जहां वो दिन भर केवल बाहरी उत्तेजनाओं की बराबरी करने में लगा रहता है, नेतृत्व करने में नहीं। रिएक्टिव स्थिति, ये बात तो है। जब आपका दिमाग पहले से ही टास्क स्विचिंग के तनाव से जूझ रहा है, तो आपकी वो फिनिश लिस्ट
केवल एक और कार्य बन जाती है जो आपको डराती है। अगर आप अपने ध्यान की रक्षा नहीं करते हैं, अगर आप मोनोटास्किंग का अभ्यास नहीं करते हैं, तो कोई भी काम खत्म करना एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। यदि आपका दिमाग ही अस्त व्यस्त है, तो कार्य पूरा करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बवंडर के बीच बैठकर ताश का घर बनाना। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। तो सबसे पहले बवंडर को रोकना होगा, जो कि आंतरिक फोकस की रक्षा करके ही संभव है। देखिए, मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं करूंगी कि ध्यान भटकाने वाली चीजें एक बवंडर की तरह है, लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि फोकस की रक्षा करना कोई रहस्यमयी मानसिक अवस्था नहीं है। यह भी अपने आप में एक कार्य है, एक एक्शन है। एक्शन कैसे? जब आप सुबह उठकर अपना फोन नहीं उठाने का निर्णय लेते हैं और उसे दराज में ही छोड़ देते हैं, तो आप एक भौतिक व्यवहार को अंजाम दे रहे होते हैं। आप एक शारीरिक कदम उठा रहे हैं। मेरा मुख्य तर्क यही है कि हम केवल विचार करके या ध्यान लगाकर अपने दिमाग को नहीं बदल सकते। हमें नए तरीके से कार्य करके अपनी सोच बदलनी होती है। जब हम लगातार ऐसे कार्य करते हैं, चाहे वो फोन को दूर रखना हो, ठंडा पानी हो या एक छोटा सा काम पूरा करना हो, तो हमारा मस्तिष्क उन कार्यों को एक नए सामान्य के रूप में दर्ज कर लेता है। इसी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। व्यवहार से ही न्यूरॉन्स नए तरीके से जुड़ते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे मोड़ पर पहुंच गए हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। बिना कार्य के सब कुछ केवल कोरी कल्पना है। हाँ, बिल्कुल। मेरा दृष्टिकोण बस यह है कि संज्ञानात्मक सुरक्षा, कॉग्निटिव प्रोटेक्शन के बिना, जैसे कि जर्नलिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रोसेस करना, अपने फोकस की रक्षा करना और अपनी ऊर्जा चूसने वाले उन बैकग्राउंड ऐप्स को डिलीट करना, आपका कोई भी भौतिक कार्य एक स्थायी आदत में नहीं बदल सकता। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप इच्छा शक्ति या विल पावर के बल पर शायद 3 दिन या 1 हफ्ते तक ठंडे पानी से नहा सकते हैं या अपनी फिनिश लिस्ट पर काम कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। जब तक आप आंतरिक स्पष्टता के माध्यम से यह नहीं समझते कि आपकी असली पहचान क्या है और आप क्या चाहते हैं, तब तक आपका दिमाग आपको हमेशा उन पुराने आरामदायक लूप्स में वापस खींच लाएगा। जागरूकता वो कंपास है जो सुनिश्चित करती है कि आपकी क्रियाएं आपको सही दिशा में ले जा रही हैं। और आपकी ये बात हमें शायद स्रोत सामग्री के उस अध्याय 10 पर लाती है, जहां ये पूरी बहस एक साझा जमीन तलाश सकती है। सामग्री के अंतिम भाग में एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। निरंतरता बनाएं, पूर्णता नहीं। बिल्ड कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। ये इस बात का एक शानदार संश्लेषण है कि मस्तिष्क का पुनर्गठन वास्तव में कैसे काम करता है। चाहे हम असुविधाजनक शारीरिक कार्यों पर जोर दें या आंतरिक संज्ञानात्मक फोकस पर, दोनों ही दृष्टिकोण तब बुरी तरह विफल हो जाते हैं जब हम हर दिन पूर्णता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। ये जो सब कुछ या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग वाली सोच है ना, कि या तो मैं आज 1 घंटे कसरत करूंगा और 10 पन्ने जर्नलिंग करूंगा, या फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। यही वो सोच है जो सबसे ज्यादा प्रगति को मारती है। मुझे सामग्री में दिए गए 2 विशिष्ट नियम बहुत व्यावहारिक लगे। 2 दिवसीय नियम? हाँ, पहला है 2 दिवसीय नियम कि आप अपनी कोई भी आदत 1 दिन चूक सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन आप लगातार 2 दिन नहीं चूकेंगे। और दूसरा है कभी शून्य नहीं का सिद्धांत। कभी शून्य नहीं का सिद्धांत बहुत ही शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि आपके सबसे बुरे दिन में भी, जब आपके पास बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, आप शून्य पर नहीं रुकेंगे। आप 5 मिनट की जगह सिर्फ 1 मिनट शरीर को स्ट्रेच कर लेंगे। सही बात है। आप एक पूरी फिनिश लिस्ट पूरी करने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा काम खत्म करेंगे, या जर्नलिंग में 3 पन्नों के बजाय सिर्फ 1 वाक्य लिखेंगे। ये सिद्धांत दोनों बातों को, बाहरी क्रिया और आंतरिक जागरूकता को एक साथ पिरोता है। ये दर्शाता है कि मानव मन कितना जटिल है। इसे रिवायर करने के लिए हमें क्रिया के बाहरी धक्के और आत्म जागरूकता की आंतरिक ढाल दोनों की आवश्यकता है। बहुत सही कहा आपने। जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करके, और साथ ही छोटे लेकिन सुसंगत बाहरी कदम उठाते हैं, तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप केवल एक आदत नहीं बदल रहे होते, आप खुद को ये बता रहे होते हैं कि आप अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। बिल्कुल।
आप किसी और के द्वारा या अपनी पुरानी आदतों के द्वारा लिखे गए पैटर्न पर नहीं चल रहे हैं। आप सचेत रूप से चुन रहे हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये स्पष्ट है कि इस स्रोत सामग्री में दोनों ही पहलुओं के लिए बेहद मजबूत और वैज्ञानिक तर्क मौजूद हैं। एक श्रोता के रूप में ये आपके लिए सोचने का एक शानदार अवसर है कि आपकी अपनी वर्तमान मानसिकता और जीवन शैली के अनुसार इन 10 आदतों में से कौन सा पहला कदम आपके लिए सबसे अधिक प्रभावी होगा। क्या यह आपके लिए बाहर से अंदर काम करने का समय है, यानी अपने शरीर को हिलाने और एक कठिन काम का सामना करने का, या फिर आपको अंदर से बाहर शुरू करने की आवश्यकता है, यानी जर्नलिंग के माध्यम से स्पष्टता लाने और अपनी ऊर्जा को सोखने वाले डिजिटल शोर को काटने की। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, दिमाग का परिदृश्य अक्सर धुंधला होता है। हमारे पास ये देखने के लिए कोई एक्सरे मशीन नहीं है कि हमारे न्यूरॉन्स कैसे जुड़ रहे हैं या हमारे विचार कहाँ उलझे हैं। लेकिन भले ही वो एक्सरे मशीन हमारे पास न हो, हमारे पास अपनी आदतें और अपनी दिशा चुनने की ताकत जरूर है। हाँ, और शायद हर रोज किया गया एक छोटा सा सही चुनाव, चाहे वो एक बाहरी कार्य हो या एक आंतरिक सीमा ही, वही रोशनी है जो उस धुंधले परिदृश्य को धीरे धीरे साफ करती है। सोचने के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। चुनने की शक्ति आपके हाथ में है। सुनने के लिए धन्यवाद।